नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। दमदार खबरों में आप सभी का स्वागत है। 6 जनवरी को लखनऊ में हुआ अजीत सिंह हत्याकांड आपको तो याद होगा। उसी हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरधारी का लखनऊ पुलिस ने विकास दुबे की तरह एनकाउंटर कर दिया है और इस एनकाउंटर में गिरधारी मारा गया। कैसे और कहां हुआ शूटर गिरधारी का विकास दुबे स्टाइल में एनकाउंटर, चलिए आपको हम बताते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पौष विभूतिखंड इलाके में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या करने के मुख्य आरोपी और कुख्यात शूटर गिरधारी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। उसका एनकाउंटर भी इस तरह हुआ है कि कुख्यात अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर की यादें ताजा हो गई हैं। जानकारी के अनुसार कुख्यात शूटर गिरधारी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें वो मारा गया। गिरधारी का एनकाउंटर भी कानपुर के बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर जैसा ही है। विकास दुबे को भी असलहा छीनकर भागने के प्रयास के दौरान मार गिराया गया था। बताया जा रहा है कि गिरधारी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस लखनऊ के खरगापुर इलाके में हत्या में प्रयुक्त असलहे की तलाश के लिए पहुंची थी। इसी दौरान गिरधारी ने असलहा छीनकर भागने का प्रयास किया और फिर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया। आइए सुनते हैं इस पर जेसीबी क्राइम का क्या कुछ कहना है। मुकदमा अपराध संख्या 15/21 धारा 302, 307, 120B व 34 IPC से संबंधित अभियुक्त गिरधारी विश्वकर्मा उर्फ डॉक्टर को बाउमीद हत्या में प्रयुक्त असला बरामदगी हेतु आज पुलिस पार्टी द्वारा सारा अस्पताल के पीछे खरगापुर क्रॉसिंग के पास ले जाया गया, जहां पर जब उसको गाड़ी से उतारा जा रहा था उस समय अभियुक्त द्वारा उप निरीक्षक अख्तर उस्मानी के ऊपर के नाक पर अपने सर से वार किया गया और जिस कारण से वो चोटिल होकर गिर गए एवं अभियुक्त द्वारा उक्त उप निरीक्षक की सरकारी असला अपने कब्जे में लेने में अभियुक्त सफल रहा और पुलिस पार्टी पर 1 या 2 बार फायर करते हुए झाड़ियों की तरफ भागा, जिसका पीछा उक्त पार्टी पर में उपस्थित उप निरीक्षक अनिल सिंह द्वारा किया गया, परंतु अभियुक्त झाड़ियों में जाकर छुप गया और दोबारा उसी असले से पुनः एक बार फायर पुलिस पार्टी पर किया। समस्त एहतियात बरतते हुए पुलिस पार्टी द्वारा उसके पास पहुंचकर देखा गया कि अभियुक्त अभी जीवित है, तो तत्काल उसे राम मनोहर लोहिया के ट्रॉमा सेंटर पर पहुंचाया गया, जहां पर दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। क्या आपको भी लगता है कि गिरधारी का एनकाउंटर से विकास दुबे के एनकाउंटर का कुछ तालमेल है? क्या ये दोनों एनकाउंटर की साजिश रची गई थी? यदि आपको याद हो तो कानपुर के बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे को भी पुलिस ने इसी तर्ज पर मार गिराया था। वह भी सड़क दुर्घटना के बाद पुलिस का हथियार लेकर भाग रहा था। पुलिस की माने तो गिरधारी को दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसे यूपी लाने का काम किया गया था। दिल्ली पुलिस के आउटर नॉर्थ जिले की स्पेशल स्टाफ पुलिस ने रोहिणी इलाके से आरोपी शूटर गिरधारी को दबोचा था, जिसके बाद गिरधारी को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दिल्ली से लखनऊ पुलिस लेकर आई थी। पुलिस के अनुसार जब पुलिस के जवान गिरधारी को गाड़ी से उतार रहे थे, उसी वक्त मौका पाकर गिरधारी ने सब इंस्पेक्टर अख्तर उस्मानी पर हमला कर दिया। गिरधारी पिस्टल लेकर भागने का प्रयास कर रहा था। पुलिस टीम के साथ मौजूद एसआई अनिल सिंह उसके पीछे भागे। गिरधारी यहाँ की झाड़ियों के रास्ते भागने का प्रयास करने लगा। इसके बाद घटना की सूचना तत्काल कंट्रोल रूम तक पहुंचाई गई, जिसके बाद लखनऊ के एसीपी ईस्ट सहित कई थानों की पुलिस वहां फौरन पहुंची। इलाके की घेराबंदी कर गिरधारी को सरेंडर करने की चेतावनी पुलिस के द्वारा दी गई। पुलिस की इस सख्त घेराबंदी के बीच गिरधारी ने फायरिंग शुरू कर दी।
वह लगातार लूटी हुई पिस्टल से फायरिंग कर रहा था। पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा और फिर पुलिस अधिकारियों ने भी कई राउंड गोलियां चला दी। तो ये थी शूटर गिरधारी की एनकाउंटर की कहानी। अब आपको बताते हैं अजीत सिंह हत्याकांड के बारे में। आखिर क्या हुआ था अजीत सिंह के साथ, कैसे मारा गया था अजीत सिंह। बीते दिनों राजधानी लखनऊ के विभूतिखंड थाना क्षेत्र के पौष इलाके कठौता चौराहे पर मऊ जिले के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने बताया था कि गैंगवॉर के चलते ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना में घायल अजीत सिंह और उसके साथी मोहर सिंह को लोहिया अस्पताल पहुंचाया था, जहां डॉक्टरों ने अजीत सिंह को मृत घोषित कर दिया था। वही इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बहराइच दौरा आज है। बड़ी खबर आपको बता रहे, महाराजा सुहेलदेव स्मारक का भूमि पूजन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चित्तौरा में भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी भी वर्चुअल माध्यम से करेंगे शिलान्यास। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगी। पीएम मोदी 11 बजे वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा है। परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 60 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे सीएम। सड़क और नाली निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा है और कई परियोजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे। 60 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सड़क और नाली निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाएंगे और कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 60 करोड़ की परियोजनाओं का आज लोकार्पण होगा सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा गोरखपुर में। सड़क और नाली निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाएंगे और कई परियोजनाओं का वो लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सड़क और नाली निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोविंद जुड़ चुके हमारे साथ, हमारे संवाददाता। गोविंद, क्या कुछ जानकारी आपके पास, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा है? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दौरे पे गोरखपुर आ रहे हैं, जहां लगभग 60 करोड़ 65 लाख रुपए की लोकार्पण और शिलान्यास वो करेंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रांची के राजघाट तट पर रामघाट का जो घाट बन के निर्माण कार्य जो पूरा हो चुका है उसका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हाँ। तो आपको लगता है कि जो गोरखपुर का विकास है वो ज्यादा बढ़ेगा, या योगी आदित्यनाथ जो गोरखपुर का विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं? जी, आपको बताना चाहता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश के साथ गोरखपुर का विकास तेजी के साथ हो रहा है। बात करें गोरखपुर के नौका विहार की, तो अब ये नौका विहार कोई मरीन ड्राइव से कम नहीं है। यहाँ बात करें गोरखपुर जिले की नहीं, पूरे प्रदेश भर के लोग पर्यटक यहाँ हैं, जो विकास की किरण में एक नया आयाम गोरखपुर के सहित उत्तर प्रदेश को दे रहा है। क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए सुरक्षा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के पहुंचने के लिए? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो कल से ही पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए आज बात करें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है, रैपिड एक्शन फोर्स भी आ चुकी है। तो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से आज कड़ी सुरक्षा है गोरखपुर में। ठीक है गोविंद, आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा है और कई परियोजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे
और सड़क और नाली निर्माण कार्यों का भी वो शिलान्यास करेंगे। वह एक और बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पश्चिमी जोन के पुलिसकर्मियों के तबादले हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक इंस्पेक्टर 13 सब इंस्पेक्टर के तबादले किए गए हैं। 4 कांस्टेबल के भी तबादले हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से डीसीपी देवेश कुमार पांडे ने ये तबादले किए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पश्चिमी जोन के पुलिसकर्मियों के तबादले हुए हैं। एक इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मियों के तबादले हुए हैं। 4 कांस्टेबल के भी तबादले किए गए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। बड़ा फेरबदल हो रहा है पंचायत चुनाव को लेकर। जिस तरह से पंचायत चुनाव करीब है, उसको लेकर तमाम जो अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उनके लगातार ट्रांसफर किए जा रहे हैं। और 4 कांस्टेबल के भी तबादले हुए हैं। डीसीपी देवेश कुमार पांडे ने ये तबादले किए हैं। तो पश्चिमी जोन के पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए हैं। एक इंस्पेक्टर समेत 13 इंस्पेक्टर के सब इंस्पेक्टर के तबादले किए गए हैं। 4 कांस्टेबल के भी तबादले हुए हैं। शमशाद जुड़ चुके हमारे संवाददाता। शमशाद, पश्चिमी जोन के कई पुलिसकर्मियों के तबादले हुए हैं, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी, आपको बता दें कि एक इंस्पेक्टर और 13 सब इंस्पेक्टर, 4 कांस्टेबल की जो है उनके तबादले कर दिए गए हैं। किसी चीज को लेकर आपको बता दें कि पश्चिमी तरीके के जो डीसीपी हैं, इनने जो है ये तबादले किए हैं। शमशाद, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से पंचायत चुनाव करीब है, उसको देखते हुए तमाम जो अधिकारी हैं और पुलिसकर्मी, उनके तबादले किए जा रहे हैं? जी हाँ, जो चुनाव जो है अभी इस समय पास आ गया है और 22 से 26 के बीच में ये चुनाव खत्म होना है। इसको देखते हुए जो है पुलिसकर्मियों के तबादले जो हैं वो किए जा रहे हैं। कुछ इंस्पेक्टर हैं और आपको बता दें कि इसमें सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल जो हैं इनके भी तबादले किए जा रहे हैं। अदल बदल की जा रही है इस थाने से उस थाने में, क्योंकि इसमें चुनाव को लेकर कुछ ना कुछ बदलाव किया जा रहा है। शमशाद, हमारे साथ आप बने रहिए। और एक और बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। तो लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कमिश्नर डीके ठाकुर ने समीक्षा बैठक की है और थानों में लंबित विवेचनाओं की समीक्षा की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समीक्षा बैठक में कई बिंदुओं पर जोर दिया गया है। अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी भी मौजूद हैं और कमिश्नर ने सभी को दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कमिश्नर डीके ठाकुर ने समीक्षा बैठक की है और थानों में लंबित विवेचनाओं की समीक्षा की है। शमशाद, डीके ठाकुर ने समीक्षा बैठक की, तो क्या कुछ निकलकर जानकारी उसमें सामने आई है? जी, कमिश्नर डीके ठाकुर ने बैठक की है कि चुनाव को लेके और जो है पुलिस कर्मियों को जो है उसमें बैठक में बोला गया है कि उनको थोड़ा सा सख्ती से पेश आएंगे और जो सुविधा है और जो उनकी जो चुनाव में जो भी जिनको ड्यूटी मिलेगी वो थोड़ा उससे निभाएंगे। और दूसरी चीज आपको बता दें कि डीके ठाकुर ने कहा है कि जो चुनाव के जहां जहां जिनकी जिनकी ड्यूटी लगेगी वो पूरी ईमानदारी से और बेहतर होगी। जी, थानों में जो लंबित विवेचनाएं हैं उनकी भी समीक्षा की गई है। शमशाद से फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से डीके ठाकुर ने समीक्षा बैठक की है और इस समीक्षा बैठक में थानों में लंबित विवेचनाओं को भी उसकी भी समीक्षा की गई है।
बढ़ते आगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल प्रतापगढ़ पुलिस लाइन पहुंची हैं, जहां पर उनका स्वागत करने के लिए जिले के आलाधिकारी सहित कई विधायक मौजूद रहे। राज्यपाल पुलिस लाइन स्थित कई कॉम्प्लेक्स में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों का जायजा लिया और उसी दौरान प्रदेश के राज्यपाल स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और किसानों को सम्मानित भी किया और उनके द्वारा कई विकास कार्यों की जमकर सराहना भी की गई है। मैडम ने ये हम लोगों से पूछा कि आर्थिक स्थिति का कारण क्या है, तो हम लोगों ने बताया तरह तरह की अपनी परेशानियां। आर्थिक स्थिति से उन्होंने पूछा कि आप लोगों को कैसे निकाला जाए, कि क्या चीज़ कर दिया जाए तो आप लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। जैसे हम लोगों ने बताया कि हम लोगों को सिलाई सेंटर, मशीन वगैरह ये सब दिला दिया जाए और एक हब जो कि एसएसजी की महिला कोई माल प्रोडक्ट बनाए उसको उस हब में रखा जाए और उसी तरीके वही माल एसएसजी का ही बिके उस जगह पर अपने। वहीं उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आमजन को खाद्य सुरक्षा को लेकर जागरूक किया गया है। इसी क्रम में मैनपुरी में खाद्य सुरक्षा को लेकर मोबाइल लेबोरेटरी वैन द्वारा शहरों, कस्बों और गांवों में जाकर दुकानदारों और आम लोगों को खाद्य पदार्थों की चेकिंग निःशुल्क कर जागरूक किया जा रहा है। खासतौर से ऑयल जो है बार बार फ्राई करने से उसमें कुछ टॉक्सिसिटी उसकी बढ़ जाती है। वो एफएसआई द्वारा उसका मानक निर्धारित किया गया है कि टीपीसी होता है, टोटल पोलर कंपाउंड, 25% से ज़्यादा ना हो। उसकी यहाँ चेकिंग की गई है। एक जगह सही है, एक जगह थोड़ा सा ज़्यादा पाया गया है, तो उसको बताया जाएगा। ये जन जागरूकता इसमें यही बताना है इनको कि इतना फ्राई ना करें बार बार कि उसके अंदर टॉक्सिसिटी पैदा हो जाए। उससे क्या है कि तरह तरह की बीमारियां पैदा होती है, हाइपरटेंशन होता है, अल्जाइमर होता है, लीवर से संबंधित बीमारियां होती है। ऑयल में मिलाया नहीं है, कुछ मिलावट नहीं किया है, लेकिन अगर बार बार फ्राई करते हैं तो उसके अंदर टॉक्सिसिटी पैदा हो जाती है। तो ये कार्यक्रम यहाँ पर जो है लोगों को बताया जा रहा है, खास करके खाद्य सुरक्षा खाद्य कारोबारकर्ताओं को कि वो फ्राई कर। कोरोना काल में लंबे समय बाद यूपी में कक्षा 6 से लेकर 8 तक के सभी स्कूल खुल गए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण स्कूलों को विशेष तैयारी करने को कहा गया है। इसके साथ ही सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की थी, जिसके तहत सभी स्कूलों को खोलने के निर्देश भी दिए गए थे। इसी पर हमने लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में जाकर ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग की और वहां के छात्रों और अभिभावकों से बातचीत की। तो आइए देखते हैं स्कूल खुलने पर छात्रों और अभिभावकों ने क्या कुछ कहा। तो क्या कुछ लग रहा है कि अच्छा लग रहा है कि किन गाइडलाइंस के तहत यहाँ पे बच्चों को बुलाया? मेरी बेटी 11th में है ना, तो वो जनवरी से स्कूल स्टार्ट हो गया था। अच्छा, जनवरी से ही स्कूल आ रही थी, तो बट क्या कुछ चेंजेस आए हैं या आपको क्या फील हो रहा है, क्या बता रही है? सोशल डिस्टेंसिंग पूरा फॉलो हो रहा है, प्रॉपर सब कुछ फॉलो हो रहा है और स्टडीज़ भी ठीक से हो रही है, प्रॉपर जैसे होनी चाहिए। जो पेंडेमिक के टाइम में जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उसको यहाँ पे रिकवर कर लिया है। अच्छा, जबकि इनके फरवरी में एग्जाम्स होते हैं, उसको भी पोस्टपोन करके मार्च में कर दिया। अच्छा, मतलब यू आर सेटिस्फाइड, स्कूल खुले हैं, ये बेहतर हुआ है? बेहतर हुआ। अच्छा, ठीक है। जैसे आपके बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं पढ़ने के लिए, कुछ लग रहा है, कोई डर है कि फॉलो करेंगे रूल्स को, गाइडलाइंस फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, कुछ ऐसा है? जी, गाइडलाइन तो फॉलो हो रही है अच्छे से, बच्चे सैनिटाइज भी कर रहे हैं, मास्क भी प्रॉपर पहन के आ रहे हैं। और फिर डर तो क्या, सब बच्चे निकल ही रहे हैं, तो फिर स्कूल के लिए क्यों घर में बैठना। हाँ, नहीं मतलब आपको जब स्कूल खुलने वाला था कुछ गाइडलाइंस पेरेंट्स को दिया गया था स्कूल की तरफ से? प्रॉपर गाइडलाइन मिली थी, सैनिटाइजर आप साथ में लेके आते हैं, बच्चे प्रॉपर मास्क में आते हैं। अच्छा, और थोड़ी थोड़ी देर में सैनिटाइज करवाते हैं स्कूल में भी, और जैसे सिटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छा है इनका। इसके बाद हम कुछ बच्चों से भी बात करेंगे कि यहाँ पर उन्हें क्या कुछ लग रहा है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। बेटा, जैसे स्कूल आप आ रहे हो तो पहले ही जैसे क्लासेस चल रही हैं या फिर कुछ चेंजेस हुए हैं? चेंजेस तो हुए हैं। हाँ, लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। हाँ। प्रॉपर सैनिटेशन हो रहा है। अच्छा, मतलब अभी भी सिटिंग अरेंजमेंट अभी भी पहले जैसे है, पैंडेमिक के पहले का है, या कुछ चेंजेस हुए सिटिंग अरेंजमेंट में? सिटिंग अरेंजमेंट में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। 1-1 मीटर सारी जो सीट्स है उनको 1-1 मीटर दूर रखा गया है विद रूल। सबको सारे स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने हैं, मास्क हर टाइम पहने रहना है, हैंड सैनिटाइज हर समय करते रहना है। और आफ्टर लॉकडाउन, आफ्टर दिस लॉन्ग टाइम, लोग आ रहे हैं, उनको इतना अच्छा लग रहा है
अच्छा मतलब एंजॉय कर रहे हो आप स्कूल आकर के? सब एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा ये अच्छी बात है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। हम आपका नाम क्या है? अर्चिशा। अच्छा अर्चिशा, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 11। अच्छा 11 में पढ़ रही हैं। क्या कुछ लग रहा है स्कूल आकर के? मज़ा आ रहा है? कोविड के रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं या क्या कुछ हो रहा है? हाँ मज़ा आ रहा है, रूल्स भी फॉलो हो रहे हैं साथ में। अच्छा रूल्स फॉलो हो रहे हैं साथ में। कैसी क्लासेस चल रही हैं? टीचर्स वैसे पहले जैसे पढ़ा रहे हैं या कुछ चेंजेस हुए पढ़ाने में? नहीं, पढ़ाने में तो कोई चेंजेस नहीं है। हाँ बाकी रूल्स हैं, सब टीचर आते हैं तो सैनिटाइज करते हैं, पहले जाने से पहले सैनिटाइज करते हैं बस। अच्छा मास्क लगा एक सेकंड बेटा, आज आप स्कूल आए, असेंबली हुई थी? आज असेंबली नहीं हुई थी क्योंकि बोर्ड्स प्री बोर्ड्स चल रहे हैं। अच्छा प्री बोर्ड चल रहे हैं इसलिए असेंबली नहीं हुई। क्या कुछ चेंजेस हुए हैं? कुछ लग रहा है कि कुछ चेंजेस हुआ है या पहले जैसा है सब कुछ? चेंजेस तो हुआ है, सब प्रिकॉशंस ले रहे हैं हमारे, सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है अच्छी, सैनिटाइजेशन हो रहा है सब। अच्छा सैनिटाइजेशन वगैरह हो रहा है। मज़ा आ रहा है स्कूल आकर के इतने दिनों बाद? हाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो इस समय हम DPS सेक्टर 19 इंदिरा नगर आए हुए हैं, पहुँचे हैं, जहाँ पर आज हमने बच्चों से पूछा। बच्चों में काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि हम 11 महीने बाद स्कूल आए हुए हैं। यहाँ पे हमने उनके पेरेंट्स से बातचीत किया कि उन्हें भी सेटिस्फैक्शन है और स्कूल वालों ने उन्हें गाइडलाइंस दिया था कि हम यहाँ पर अपने बच्चों को किस तरीके से भेजें, सैनिटाइजेशन के साथ भेजें और मास्क के साथ भेजें। तो हम यहाँ पर इंदिरा नगर के DPS में आकर के हमने बच्चों से पूरी जानकारियां। तो स्कूल खुलने के बाद छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिला। छात्रों ने बताया कि 11 महीने के बाद स्कूल खुला है, जिससे वो काफी खुश है। वहीं स्कूल में कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। इसी क्रम में हमने बेसिक शिक्षा निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह से बात की और उनसे जाना कि किन गाइडलाइंस के तहत स्कूल छात्रों को खोला गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आज हम सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह बेसिक शिक्षा निदेशक के साथ आज हम बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे कि किन गाइडलाइंस के तहत उन्होंने आज स्कूलों की रीओपनिंग करी है आफ्टर दिस कोविड पेंडेमिक। तो हमारे साथ मौजूद हैं, क्या गाइडलाइंस रही हैं जिनके तहत आज स्कूल रीओपन किए गए हैं कोविड पेंडेमिक के बाद? शासन से बहुत विस्तृत निर्देश जारी हुए हैं और उसी के क्रम में हमारे यहाँ से भी निर्देश जारी हुए हैं। मैं पूरे विस्तार से तो बहुत समय लगेगा, उसके जो मुख्य बिंदु हैं मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। एक तो ये है कि विद्यालय में जब बच्चे आएंगे उसके पहले क्या तैयारी की जानी है और जब विद्यालय आ जाएंगे तो किस तरह से काम होगा। तो विद्यालय आ जाएंगे उसके पहले विद्यालय की साफ़ सफाई, सैनिटाइजेशन, साबुन, इस तरह की व्यवस्था और कर लेनी है, ये निर्देश दिए गए हैं। और बच्चे आएंगे तो उनको सभी बच्चों को एक साथ नहीं बुलाना है और बच्चे किस कक्षा के बच्चे किस दिन आएंगे इसका क्रम निर्धारित किया गया है। और ये भी कहा गया है कि 50% बच्चे ही एक दिन बुलाए जाएं। तो इससे जो हमारी समस्या है वो थोड़ा जटिल नहीं होगी, आसान रहेगा क्योंकि कम बच्चे आएंगे। लेकिन सर एक अहम सवाल है कि जैसे कि सिलेबस जो इनकम्प्लीट रह गए हैं, बोर्ड्स एग्जाम आने वाले और प्री बोर्ड्स अभी फिलहाल चल ही रहे, तो उनको कैसे कूप अप किया जाएगा? मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम जिन कक्षाओं और विद्यालयों की बात कर रहे हैं वो कक्षा 1 से 8 के स्कूल हैं और आपको जानकारी होगी कि जो अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम है उसमें किसी बच्चे को रोकने का प्रावधान नहीं है। तो हमको ऑटोमेटिक प्रमोशन करना है, लेकिन हमारी मासिक परीक्षाएं होंगी, फरवरी में हम करेंगे और फिर मार्च में करेंगे। तो उसके आधार पे हम उनकी पदोन्नति अगली कक्षा में करेंगे। जी सर। सर जैसे कि छुट्टियां होती थी मई और जून की समर वेकेशंस की, बट कोविड की वजह से इस बार सेशंस लेट स्टार्ट होंगे, तो क्या इस बार समर वेकेशंस देने की कोई चांसेस हैं या उसे माइनस किया जाएगा? उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो पिछला समय बीता है जिसमें स्कूल नहीं खुल सके थे, उसमें विभिन्न माध्यमों से, जैसे टीवी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से और रेडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, अन्य संचार माध्यमों से हमने बच्चों को सामग्री प्रेषित की, शिक्षकों के माध्यम से प्रेषित की, शिक्षकों के समूह बनाए। तो वो एक समानांतर प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन जो डेफिसिट है, जो कमी है बच्चों के सीखने के स्तर में, उसका अभी स्कूल खुलते ही पहले उसका
एक मूल्यांकन करेंगे सभी शिक्षक और उससे ये पता चल जाता है कि बच्चे किस स्तर पे हैं। और शुरू के कुछ हफ्ते हमने इस निर्देश के साथ भेजे हैं कि वो बच्चों को एक रेमेडियल टीचिंग का पूरा एक पैकेज बनाया है, पूरा एक उस विषयवार है, कक्षावार है कि बच्चों को पहले वो सिखाया जाए ताकि वो जो लॉस हुआ है वो पूरा हो सके। अच्छा सर, एक और सवाल मैं रिपीट कर रही हूँ। पिछले भी आपने बोला कि किसी भी बच्चों को रोका नहीं जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा अगर वो, तो सर क्या ये सभी क्लास के लोगों के लिए, 10th और 12th के लिए भी है? मैं फिर से कहूँगा कि जो अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम है केंद्र सरकार का और राज्य सरकार ने उसको स्वीकार किया है, उसमें कक्षा 1 से 8 तक नो डिटेंशन पॉलिसी लागू है। अच्छा जी, ओके, तो 10th और 12th के लिए बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं होता? जाहिर है, जाहिर है। जी सर। और सर जैसे कि अभी बच्चे आना शुरू हुए हैं, तो क्या इस टाइम पर भी आपने ये प्रायोरिटी पर रखा है कि पेरेंट्स की अटेंशन और वो जब भेजना चाहे तो ही भेजे या अटेंडेंस कंपल्सरी लगा? अभिभावकों से सहमति प्राप्त करेंगे और मैंने आपसे कहा है कि 50% बच्चे ही किसी एक दिन स्कूल आएंगे और कक्षावार दिन निर्धारित कर दिए हैं। सर कुछ सिटिंग अरेंजमेंट की भी गाइडलाइंस आपने दिया है? 6 फीट की दूरी होनी चाहिए एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में। अगर बच्चे बैठते हैं तो इस तरह से अरेंज किया जाए कि उनके बीच की पर्याप्त दूरी रहे, जैसे जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं। ओके सर। तो हमारे साथ सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह सर थे, जिन्होंने पूरी गाइडलाइंस के बारे में हमें बताया कि किस किस तरीके से स्कूल को खोले गए हैं। एक बार वापस से इस पूरे कोविड पैंडेमिक के बाद स्कूल खोला जा चुका है और सर्वेंद्र सर ने इसकी हमें पूरी जानकारी, प्राइम टीवी को इसकी पूरी जानकारी दी है। बढ़ते आगे, औरैया में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत लगातार वाहनों की चेकिंग का अभियान जारी है, जिसके तहत यातायात पुलिस ने एआरटीओ के साथ मिलकर संयुक्त रूप से 45 वाहनों के चालान किए हैं और इस दौरान उनके द्वारा 4 पहिया वाहनों में लगी काली पन्नी भी हटाई गई है। अभियान चलता देख वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। अभियान के दौरान एआरटीओ उमाशंकर यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि यह अभियान प्रदेश सरकार के निर्देश पर चलाया जा रहा है, क्योंकि 4 पहिया वाहनों में आपराधिक तत्व बिना किसी की नजर में आए चोरी छुपे निकल जाते हैं, जिसके कारण सरकार ने यह कदम उठाया है। जो काली फिलहाल वाहनों में चलते हैं, जिससे अवांछित तत्व जो है इसका फायदा उठाते हैं अपराधों में। आज कितने वाहनों का चालान किया? 5 वाहनों चालान हुआ। किस स्थान पर हुआ? गोल चौराहे पे। ये अभियान कब तक चलाया जाए? आगरा के थाना इर्दातनगर क्षेत्र के कैनरा बैंक में दिनदहाड़े बैंक परिसर में बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों ने कैशियर से बंदूक की नोक पर 7 लाख रुपए की लूट की। वहीं लूट के दौरान बदमाशों ने 4 राउंड फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की तलाश में जुट गई है। देखिए, आज दोपहर में लगभग 3 और सवा 3 बजे के बीच में 3 बदमाशों के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है। मौके पे हमने और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा ने जो है घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया। बैंक कर्मियों से हमारी बात हो गई है। गंभीर घटना है, इसको हम लोगों ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। काफ़ी अच्छे हमें सुराग मिल चुके हैं, हमारी टीमें सक्रिय हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र इस घटना का हम लोग सफल अनावरण। वहीं ललितपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दर्जा प्राप्त मंत्री की तबीयत बिगड़ी है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ललितपुर से दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की तबीयत बिगड़ गई। सर्किट हाउस में अचानक तबीयत बिगड़ी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डॉक्टरों ने मंत्री डॉक्टर जयराम का इलाज किया और एम्बुलेंस से झांसी मेडिकल रेफर किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम आदर्श ग्राम योजना के सदस्य हैं डॉक्टर जयराम। तो ललितपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्री जयराम की सर्किट हाउस में अचानक तबीयत बिगड़ गई। फिलहाल डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। वहीं मथुरा से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मथुरा माउंट में होगी किसानों की महापंचायत। बड़ी खबर, आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी शामिल होंगे इस महापंचायत में। महापंचायत में भारी भीड़ जुटने की संभावना है। महापंचायत की तैयारियों में जुटे पार्टी के पदाधिकारी। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मथुरा से मांट में होगी किसानों की महापंचायत।
आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी इस महापंचायत में शामिल होंगे और भारी भीड़ जुटने की संभावना है। लगातार किसानों की महापंचायत चल रही है और जयंत चौधरी उस महापंचायत का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। छोड़ जाते हैं आपको हम इस हेडलाइंस के साथ।